तो मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट नहीं, अनुशासन था ज़्यादा और डिसिप्लिन था और वो बहुत अच्छा रहा। चीन ने वो साउथ चाइना सी के लिए नहीं तैयार की है, वो तैयार की है कि इंडियन ओशन रीजन में आएंगे। वो समुद्री लुटेरे भी समझ गए कि जब भारतीय नौसेना का जहाज होगा तो बचकर नहीं जा सकते, तो पंगा नहीं लेना है। सही में हमारे पास 118 शिप हैं नेवी में, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 2 SSBNs हैं, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और तरह तरह के वेसल्स मिला के भरपूर घातक और ख़तरनाक हथियार हैं हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। अभी उन 6 देशों में हैं विश्व में जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना के ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। ये तो बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो एक पावर प्रोजेक्शन करते हैं, भारत की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। 2014 से तो जो आत्मनिर्भरता को जो बल मिला है, बहुत बल मिला है और एक क्लैरियन कॉल जो दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, तो उसको लेके भारतीय नौसेना ने और भी प्रगति की। ये नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना एक पड़ोसी देश है, हमारा अमेरिका भी हमारा पड़ोसी देश है समुद्र के कारण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। भारतीय सेना के 3 अंग, जिसमें से भारतीय नौसेना के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो उसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। और आज के इस खास पॉडकास्ट में भारतीय नौसेना का बेहद लंबा और गौरवशाली इतिहास, हमारी भारतीय नौसेना कैसे बनी, कैसे कैसे उसकी ताकत बढ़ी और आज वो क्या क्षमता रखती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वाइस एडमिरल सतीश कुमार नामदेव गोरमाडे सर। बहुत स्वागत है सर आपका NMF न्यूज़ पर। सर, इंडियन नेवी की जब हम बात करते हैं तो आज़ादी, जैसे आपने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का आपने जिक्र किया कि उन्होंने नौसेना का गठन किया, तो इतना लंबा इतिहास जब हम देखते हैं तो कैसे कैसे मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी बेहद दिलचस्पी रखते हैं इस मामले में कि कैसे भारतीय सेना का गठन और फिर उसके बाद म्यूटिनी और उसके बाद भारतीय नौसेना बनी, फिर वो जर्नी अगर आप बताना चाहें कि कैसे हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या क्षमता है हमारी, मैरीटाइम पावर क्या है आज हमारी, ये इसके बारे में। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली जी, उस समय भारतीय नौसेना के पास सिर्फ लगभग 33 जहाज़ थे और 33 जहाज़ भी वो कुछ छोटे स्लूप्स कहते हैं, फ्रिगेट्स, इस तरह के 8 और ये कुछ माइन स्वीपर्स, इस तरह के जहाज़ थे जो हमें ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी से मिले थे जी। और उससे पहले जो आप जिसको ज़्यादातर इतिहास में म्यूटिनी कहा जाता है, सही में वह एक एक्चुअली एक चिंगारी थी जो भारतीय नौसेना के जो नौसैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध जो ये एक आग पैदा की थी और वही सही में हमारे आज़ादी को मिलने के लिए एक ट्रिगर हो गया था और सही में वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। और उसके कारण क्या हुआ कि सभी तरह के सभी जो सैनिक एक साथ जुड़ गए थे कि ये हम मान्य नहीं कर सकते कि जिस तरह के जो ऑर्डर्स कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स, तो उनके विरुद्ध ये तरह करने के लिए, तो ये आज़ादी के लिए हमारा एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसको हमने उन जो नौसैनिकों ने ये अपना साहस दिखाया है ये करने का, उनका विरोध करने का, तो हम उसको एक महत्वपूर्ण घटना मान सकते हैं अपने आज़ादी के इतिहास में। सर, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज जब हम भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो उसकी ताकत और क्षमता क्या है? तो क्या हुआ उस समय हमारे देश में जबकि हमारे पास एक नौसेना थी, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स के बारे में ही ज़्यादा जानकारी है। और अभी भी क्योंकि 48 में वो जो घुसपैठिए आए थे अपने पाकिस्तान से, तो वो युद्ध हुआ 1948 का जो पहला युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो ध्यान केंद्रित सारा
बॉर्डर्स पे था और एक कॉन्टिनेंटल आउटलुक हमारे देश में है, जबकि हमारा देश एक समुद्री देश है। क्योंकि हमारे एक ये ऐसा ही देश है जिसके नाम पर एक सागर है, हिंद महासागर। हाँ, कोई और देश नहीं है जिसके नाम पर एक महासागर है। तो हमें इसका गर्व है, लेकिन हमारा ध्यान सारा आर्मी और एयरफोर्स पे था, ज़्यादातर आर्मी की तरफ, क्योंकि बॉर्डर्स पे ज़्यादा ध्यान देना था। और उसके कारण जब हमारी आज़ादी मिली 1948 के बजट में हमें नेवी को सिर्फ 3% डिफेंस बजट मिलता था। हाँ, सो 3% अराउंड 1947-48 के बाद। और तब से वही अबाउट 3 से 4% बजट नेवी को मिलता था डिफेंस बजट में। पर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो नेवी के जो उस समय के लीडर्स थे और जो एडमिरल्स थे, उनकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी कि उन्होंने हम यही सोचा कि नौसेना एक ग्लोबल नेवी होनी चाहिए, क्योंकि इसका आउटलुक ग्लोबल है। क्योंकि समुद्र में हमारा पड़ोसी देश, सारे देश जिनके यहाँ समुद्र है वो हमारा पड़ोसी देश है। बिल्कुल सही बात। ये नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना एक पड़ोसी देश है, हमारा अमेरिका भी हमारा पड़ोसी देश है समुद्र के कारण, क्योंकि हम समुद्र उनके साथ जुड़ता है। तो इसके लिए नौसेना का जो निर्माण करना था उस तरीके से सोचा गया। तो उसी समय ये था कि हमारे नौसेना की किस तरह बढ़ोतरी की जाए, लेकिन बजट के अभाव के कारण वो धीरे धीरे उसकी प्रगति हुई। और जैसे जैसे बढ़ती गई, हमने 1961 में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा, 1969 में सबमरीन्स पनडुब्बियाँ आई, फिर शिप्स बढ़ी, और एक आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के लिए नौसेना सबसे आगे है। क्योंकि 1961 में सबसे पहला जहाज भारत में बनाया गया, एक INS अजय 1961 में। तो उस समय, और हमारा एक डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन उसी समय तैयार की गई, जिससे कि हम सही अपने आप डिज़ाइन करें और अपने जहाज़ खुद बनाएं हमारे देश में। और इसीलिए अभी हमारी जो प्रगति हुई है कि हम पूरा स्टील सही भारत में निर्माण कर रहे हैं, जहाज भारत में निर्माण कर रहे हैं। इस समय जो 66 जहाज बन रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए, उसमें से 64 जहाज भारत में बना रहे हैं। हाँ, और भारत के शिपयार्ड में। आत्मनिर्भर भारत की ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो अभी लगभग हमारे पास 118 शिप हैं नेवी में, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 2 SSBNs हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कर सकते हैं, और फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और तरह तरह के वेसल्स मिला के, मतलब भरपूर घातक और खतरनाक हथियार हैं हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। हाँ जी सर, जब नौसेना की बारे में बात करते हो, जिस तरीके से आपने इतिहास का जिक्र किया कि कैसे कैसे इवॉल्व हुई समय समय पर, हमने कैसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, कैसे ताकत को बढ़ाया, कई चुनौतियां भी आई होंगी सर, काफ़ी सारी चुनौतियां। जिस तरीके का आपने जिक्र किया कि 3 से 4% ही बजट मिलता था, और उसमें भी जो हमारे ऑफिसर्स थे और जिन्होंने ये फैसले लिए भारतीय नौसेना के हित में, वो काफ़ी कारगर साबित हुए, आज हम देख रहे हैं। आज के समय में क्या चुनौतियां सर हम देखते हैं भारतीय नौसेना के सामने, क्या चुनौतियां हैं? हालांकि ताकत और क्षमता के मामले हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियों के बारे में बात करें तो क्या है? चुनौतियां तो ज़रूर बहुत हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण बहुत हो गया है जी, और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो है कि अनमैन्ड सिस्टम्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और उसका भी हम बहुत गति से उसको अपने इसमें इंडक्ट कर रहे हैं जी। तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं 1998 में 1997 में मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में एक नेवल स्टाफ कोर्स किया था। और उसके बाद आने के बाद ऑपरेशंस और डायरेक्टरेट ऑफ नेवल प्लान्स में हमारा बजट मैं देखता था पूरा नौसेना का। तो 4 साल मैंने नेवी का कैपिटल ये बजट देखा था कि किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि 3-4% पहले हमें मिलता था, तब हम लगभग 13% पहुंच चुके थे। अच्छा। और आज हम 19.7% इस साल मिला है नेवी को।
अच्छा। तो इस तरह से बढ़ोतरी हुई है नेवी के लिए। और इस साल नेवी को कैपिटल बजट सबसे ज़्यादा ये बजट मिला है। तो 2005 में मैं फिर से वापस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल प्लान्स में आया था। तो मैं उसी टीम में था जिन्होंने हमने सबसे पहले उधर एक मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बनाया। वैसे भी हमारे प्लान्स बनते थे 15 साल के, पर उस समय हमने अपनी अफोर्डेबिलिटी बना के कि अगले 15 से 30 साल नौसेना को कितना पैसा मिलेगा जीडीपी के मुताबिक और कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे जी। और उस तरह से हमने एक प्लान बनाया था कि कितने हम जहाज, पनडुब्बियाँ, एयरक्राफ्ट कर सकें, और ये कि रोल और मिशन कि किस तरह से हम मैरीटाइम सिक्योरिटी अपने देश को प्रोवाइड कर सकें, 15 साल के आगे क्या होगा और 30 साल आगे क्या होगा, उस तरह से ये करके। तो जब वो प्लान बनाया 2005 से 2022 का, और वो अपने तो उस समय तो 5 ईयर प्लान्स होते थे, तो उसके साथ हमने उसको जोड़ के बनाया था। तो उसमें हमारी काफ़ी प्रगति हुई क्योंकि वो जो एक प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट किया। और 2022-21 में मुझे फिर मौका मिला वाइस चीफ बनने का जी। तो उस समय हमने फिर से नेक्स्ट प्लान बनाया 2022 से 2037 तक कि किस तरह अभी भारतीय नौसेना देश के साथ जब भारत 2047 में विकसित भारत होगा जी। तो भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। तो ये ध्येय है। और इस तरह से अभी जो कार्य चल रहे हैं इसके कारण आपने देखा कि हमारी जो बढ़ोतरी हुई है कि हमारा बजट पूरा इस्तेमाल किया जाता है नेवी का, और जितने जहाज और ये आ रहे हैं उससे हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। सर, आईएनएस विक्रांत की जब हम बात करते हैं, और अभी आपने जिक्र भी किया आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिहंत की जब हम बात करते हैं, तो इनके रूप में कितनी बड़ी ताकत हमारे पास है। क्योंकि आईएनएस विक्रांत जब रिटायर हुआ और उसके बाद जो आईएनएस विक्रांत अब दोबारा से है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि कितनी बड़ी क्षमता हमारे पास है। लेकिन आपने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है, बहुत करीब से इन चीज़ों को आप जानते हैं, तो आप बताइए कि कितनी ये हमारे पास है तो कितनी बड़ी ताकत हमारे पास है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो एक पावर प्रोजेक्शन करते हैं, यानी कि हमारे शक्ति का भारत की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जी। इसके जो हिंद महासागर जो लगभग जिसका जो विड्थ में हम देखेंगे वो 12,000 किलोमीटर है। इस एरिया में अगर हमें अपने को सी कंट्रोल चाहिए तो जहाँ पर भी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लगभग 300 से 500 मील दूर एक सर्कल बनाया जाए और रेडियस होगा 300 से 500 मील, उतनी एरिया में सी कंट्रोल साबित करता है। और उस जगह पे एक भारत की एक सॉवरेन टेरिटरी होती है, और उस एरिया में अगर कोई आ गए लड़ाकू या जो दुश्मन का जहाज तो उसको हम मार गिराने में क्षमता रखते हैं। तो जिस तरह चीन ने अपने नौसेना में प्रगति की है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी नौसेना चीन की है नंबर्स में, कैपेबिलिटी में नहीं होगी, कैपेबिलिटी में यूएस होगी, लेकिन नंबर्स में ये है। पर लेकिन चीन ने वो साउथ चाइना सी के लिए नहीं तैयार की है, वो तैयार की है कि इंडियन ओशन रीजन में आएंगे जहाँ पर ये अलग प्लान है उसका। हाँ, क्योंकि उनका सब कुछ व्यापार इधर से ही जाता है, तो इसके लिए जरूरत है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो हिंद महासागर में जहाँ हमें जोग्राफिकल एडवांटेज है वहाँ पर क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत हमें प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आईएनएस विक्रांत एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी नींव भी लगभग 1990 में शुरू हुई थी। 1998 में उसका पहला जो सैंक्शन लेटर मिला था हमें, तब भी मैं डीएनपी में था। अच्छा। और जब 2021 में वाइस चीफ बना तो उसकी कमीशनिंग की तैयारी करके मुझे मौका मिला कि उसकी कमीशनिंग की जाए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसका कमीशनिंग सितंबर 2022 में किया। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो बनाया गया है, पहली बात है ये पूरा इंडिजिनस स्टील से बनाया गया है। अच्छा। और ये स्टील हमारे देश में मैन्युफैक्चर हुआ है। ये 76% इंडिजिनस है पूरा। इसमें 18 राज्य और यूनियन टेरिटरीज से आइटम्स इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा। और जो उसकी केबलिंग है पूरी इंडिजिनस है जी। और वो केबलिंग अगर ली जाए तो वो ये क्या त्रिवेंद्रम से वाराणसी तक
इतनी लंबी केबलिंग केबलिंग लगी उस जहाज़ में लग गई है। तो आई थिंक ये हमारे देश के लिए, और हम अभी उन 6 देशों में हैं विश्व में जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना के ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। INS अरिहंत के बारे में जब बात और और इसमें एक और है कि हम जो LCA और जो हमने उड़ाया है वो भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है और हमारे इंडियन पायलट ने किया है। तो ये एक और क्षमता हमने की है। तो अभी आगे जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा तो हमें इसके कारण ये जो इंडस्ट्री को जो महत्व मिला है, जो लगभग 500 MSMEs इसके साथ जुड़े थे और 2000 तो शिपयार्ड वर्कर्स थे कोचिन शिपयार्ड के, उसके साथ 12,000 एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ में थे। अच्छा। और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होता है क्योंकि अगर एक शिपयार्ड वर्कर हो तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 6.4। दैट मीन्स एक शिपयार्ड वर्कर के लिए 6.4 और एडिशनल वर्कर्स को रोज़गार मिलता है और ये काम करने का मिलता है। तो इसके लिए ये एक स्ट्रेंथ ही है हमारे लिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अभी अरिहंत की बात की जाए तो ये एक क्षमता जो थर्ड लेग ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रायड है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें भी मैं ये कहूँगा कि ये कार्य तो काफ़ी पहले शुरू हुआ था। अगेन ये दूरदर्शी हमारे नेता थे और जो एडमिरल्स थे जिन्होंने सोचा कि भारत की ये काबिलियत होनी चाहिए कि एक न्यूक्लियर पावर। 1974 में जो पोखरण ब्लास्ट हुआ उसके बाद हमारी क्षमता को जब हमने जाहिर किया, पर इसका कार्य पहले शुरू हो चुका था और इस तरह से बहुत कठिनाइयाँ आई, चुनौतियाँ आई, लेकिन ये सब मिलके अरिहंत का निर्माण किया गया। और इसमें काफ़ी आत्मनिर्भरता की बात है कि अभी जो आगे वाले जो सबमरीन्स बन रहे हैं उनमें 90% से भी ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट रहे। यानी कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो भारतीय नौसेना उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। और अरिहंत की तो मैं ये बात आपको बताऊंगा कि जब 2009 में अरिहंत को लॉन्च किया गया और जब विश्व में बताया गया कि भारत के पास ये एक काबिलियत है कि अभी एक SSBN बना रहे हैं और लॉन्च कर दी है, तो उस समय मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में था, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स में। तो उसके कारण मैं मल्टीलैटरल डिस्कशंस के लिए जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में जाता था। और उधर जब ये अनाउंस हुआ उसके बाद 130 देश अटेंड करते थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो जब भारत कुछ बोलता था तो सब सुनते थे क्योंकि ये काबिलियत लोगों को पता कि ये कैपेबिलिटी है। और 2016 में तो एक और अरिहंत और अभी एक अरिघात भी कमीशन हो गया, तो हमारे पास ये काबिलियत बहुत अच्छी है। काबिलियत बढ़ रही है, हमारी बढ़ रही है, ताकत हमारी बढ़ रही है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो भारत का नाम जो है, कद क्या है वो सब जान रहे हैं और भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो आज सब जान रहे हैं। क्योंकि ये तो है सर, बाकी चीज़ें और भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। जैसे इंडियन ओशन रीजन में जब हम जाते हैं भारतीय नौसेना तो काफ़ी सारी चीज़ों से जूझना भी पड़ता है। समुद्री लुटेरे हैं, डाकू हैं, तो इनसे कैसे निपटा जाता है? ये भी एक ऐसा सवाल है जो सब जानना चाहते हैं। नहीं तो इंडियन ओशन रीजन में तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले इधर लगभग 55,000 जहाज एनुअली ट्रांजिट करते हैं इस समुद्र में, और उसके साथ में 5.5 लाख फिशिंग बोट्स होती हैं इस एरिया में। और इसके साथ 70 से 80 फॉरेन वॉरशिप्स हमेशा रहती हैं। तो इतनी सारे मात्रा में इतने जहाज़ इधर हैं, तो पहले बात तो उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका ये करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऊपर से इस जगह पे समुद्री लुटेरे हैं। सोमालिया एरिया में 2008 से बहुत ज़्यादा जो अटैक्स हो रहे थे, तब से भारतीय नौसेना ने एक जहाज़ गल्फ ऑफ एडन में तैनात किया है। और आगे जाके 2019 में ऑपरेशन संकल्प किया यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के यहाँ, वहाँ पर भी जो अटैक्स हो रहे थे, जो पर्शियन गल्फ से जो ऑयल आ रहा था तो उसके पर उसको भी हमें सुरक्षा प्रदान करनी थी। और लगभग 66% जो विश्व का तेल इस एरिया में ट्रांजिट करता है।
लगभग 50% कंटेनर ट्रैफिक इस एरिया से जाता है और 33% बल्क ट्रैफिक भी इस एरिया से जाता है। तो इतना ट्रेड इधर से होता है, तो उसके लिए इस व्यापार के लिए सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। उन सब पर निगरानी बनाए रखना करना है। तो अब जो समुद्री लुटेरे हैं वो तो देखते हैं कि जो व्यापारी जहाज़ हैं उन पर कब्जा करके, और ये तो सोमालिया के जो उधर से जो लैंड पे जो माफिया हैं वो उसकी एक बार ये कब्जा करने के बाद ये करते हैं कि किस तरह से पैसा वसूल किया जाए। तो इसको कंट्रोल में लाना था कि तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सभी नौसेना उधर एक पेट्रोल करती हैं, पर लेकिन अगर उनको रोका नहीं जाए तो वो तो चढ़ जाएंगे उस जहाज़ में और फिर उनको हॉस्टाइल इस तरह से पकड़ करके जब बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे थे तो भारतीय नौसेना ने पहली बार से ही एक एग्रेसिव आउटलुक रखा कि उनको पकड़ के एक तो साथ में ले जाएं या फिर जाकर उनको छोड़ दें। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक वो समुद्री लुटेरे भी समझ गए कि जब भारतीय नौसेना का जहाज़ होगा तो बचकर नहीं जा सकते, तो पंगा नहीं लेना है सही में। और ये अभी 2022-23 में फिर से मात्रा में बढ़ गया था, बीच में काफ़ी कंट्रोल में आ गया था। लेकिन फिर से जब ये रेड सी और उधर के जब ये शुरू हुए तो इन्होंने फिर से शुरू किया। तो इस समय आपने पिछले 6-7 महीने में तो देखा होगा कि भारतीय नौसेना बहुत ही एक्टिव रही है। बिल्कुल, देखते हैं सब चेक करने पाकिस्तान से जो गलत गतिविधियां हैं या कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो बैन हैं, ड्रग्स हैं, उनका भी काफ़ी कारोबार होता है, तो उसको भी काफ़ी मजबूती से नौसेना उन पर प्रहार कर रही है। और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उधर तो एक हैश हाईवे है जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो मकरान कोस्ट है उधर से लेके ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होते हुए ये मालदीव्स, श्रीलंका और हमारे वेस्ट कोस्ट पे भी आए। तो इसका हमने बहुत ही अच्छी तरह से भारतीय नौसेना ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिल करके निगरानी रख के इनको ट्रैक करके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जहाज या जो बोट्स हैं, जो धाउस होते हैं, उनको पकड़ा है। लगभग 2 बार तो एक 2000 करोड़ की हशीश और एक बार 3000 करोड़ की हशीश एक गुजरात के पोर्ट में पकड़ी थी, और एक तो मालदीव्स के पहले पहुंचने से पहले एक श्रीलंका के पहने से पकड़ इस तरह से पकड़ी। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तो हमारे देश की जो जनता के लिए बहुत ही मायना रखती है, क्योंकि बड़ी अचीवमेंट है सर। और ये सारी मालदीव्स का आपने जिक्र किया सर, ऑपरेशन नीर की हमें याद आती है। ऑपरेशन नीर कैसे चला? 2004 का जो जिस तरीके से सुनामी थी वो उसमें भी काफ़ी सारी मौतें हुई, लाखों की संख्या में लोग गए, और कितने देशों को उस पर इफेक्ट किया, भारत में भी, इंडोनेशिया खासकर। ऑपरेशन नीर का हम जिक्र करें ख़ास तौर पर, तो सर कैसे भारतीय सेना ने मालदीव्स को मदद पहुंचाई? और क्योंकि जब हम खबरें पढ़ते तो साफ साफ लिखा होता है कि प्यास से मर रहा था मालदीव्स, पानी नहीं था, और फिर उसको फिल्टर्ड करके देना, सारी चीज़ें, वो कैसे? तो जैसे ये तो एक रिक्वेस्ट आई थी जब उनका जो डिसैलिनेशन प्लांट था जो मालदीव्स में, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था जी, और उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा था। तो उस समय क्या हुआ, तो नौसेना को बताया गया। तो सबसे पहले तो एक सुकन्या जहाज़ उधर पहुंचा, जो हमारे डिप्लॉयड जहाज़ में से एक था उधर। उधर पहुंचते ही उन्होंने अपने जो टैंक में पूरा पानी था वो सबसे पहले मालदीव्स पहुंच के उनको दिया, बॉटल करके दिया। तो और उसके बाद जाके हमारे जहाज़ों में डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह एक बार तो बड़े बड़े जहाज सॉल्टेड वाटर को हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से डिसैलिन करके एकदम डिस्टिल्ड वाटर बना देते हैं, जो पीने योग्य तो। हाँ, तो सही में आप समझे तो एक नौसेना का जो बड़ा जहाज होता है वो एक स्मार्ट सिटी की तरह होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि किसी तरह से एक तो डिसैलिनेशन प्लांट, रहने का बंदोबस्त, पूरी ये क्षमता है, क्या जनरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट होता है, गार्बेज डिस्पोजल होता है,
तो जो कुछ चाहिए हर चीज़ मौजूद खाना बनाने का गैली होती है, हाँ, रहने का, तो इस तरह से, और सब कंपैक्ट होता है एक थोड़ी जगह में, और उससे जगह में एम्यूनिशन और वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी होती है उसमें। तो इस तरह, तो ये जहाज़ ने सबसे पहले सुकन्या ने मदद की अपने जाके कंटिन्यूस। उसके बाद हमारा एक टैंकर दीपक, वो भी वहाँ पहुँचा, जिन्होंने दीपक क्लास का टैंकर वो पहुँचा उधर, और उन्होंने उधर पानी प्रोवाइड करके लगभग 3,000 टन पानी कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जब तक उनका डिसैलिनेशन प्लांट ठीक नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ कि उनको बहुत राहत मिली मालदीव्स को, और कंटिन्यूसली प्रोवाइड करके, पैकेज करके हमारा जहाज़ उधर भेजता था। तो उससे ये एक साबित हो गया कि किस तरह हम अपने पड़ोसी देश को मदद कर सकते हैं, और सही समय पे, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन मिली उसमें से पहले 12 घंटे में हमारा पहला जहाज़ पहुंच चुका था और पानी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, और वो तब तक चला जब तक उनका डिसैलिनेशन। हालांकि तब चाइना और अमेरिका ने भी मदद की थी, वो आए थे बाद में जब तक पहुंचे, पर लेकिन हमारा फर्स्ट और लार्जेस्ट जो हमने दिया था वो सर जी। और उसी तरह आप सुनामी की बात कर रहे थे, तो 2004 में ये बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक 9 रिक्टर स्केल पे जो हुआ था इंडोनेशिया के, 9.1 से भी ज़्यादा, और 2 उसके ये हुए थे, अर्थक्वेक्स आए थे लगातार 1-2 घंटे में, और उसके कारण जो सुनामी से इंडोनेशिया में ज़्यादा तहस नहस हुई थी, श्रीलंका, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मालदीव्स। तो उस समय भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा HADR ऑपरेशन किया, ऑलमोस्ट 32 जहाज, 8 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, 21 हेलीकॉप्टर और 5,500 नौसैनिक पूरे डिप्लॉय किए। और उससे जो ऑपरेशंस किए ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, हमारे श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन कैस्टर था जो मालदीव्स में था, ऑपरेशन गंभीर इंडोनेशिया में था। तो वहाँ जाके हमने 3 फेसेस में काम किया। पहले बात तो जहाज गए, क्योंकि जहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, वहाँ पर तो जहाज़ों को जाने के लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि ये पता नहीं था कि कहाँ पर अभी ज़मीन है और नहीं है, समुद्र कहाँ तक पहुँच चुका है। तो उसमें पहली बार हमारे जहाज़ गए, उन्होंने पहले तो उसके एक विवरण लिया कि किस तरह की कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, और बाद में टीम्स लेके उधर ही से टीम्स भेजी, फिर कैंप्स एस्टेब्लिश किए। और सबसे पहले ऐसे जब इस तरह की आपदा आती है तो सबसे पहले ये होता है कि पानी नहीं मिलता, जैसे ये तो अपने ऑपरेशन नहीं बताया, लेकिन उधर पानी नहीं होता और फ्यूल नहीं मिलता, तो इन दोनों के लिए संप बनाने पड़ते हैं, और वो रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है लोगों को जो इस चुनौती राहत में। में तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ चलें, सही, और एक राइट प्लान तैयार हो, क्योंकि अब जो तबाही हो चुकी है उसमें आपके ऊपर सारा दारोमदार है कि आप कैसे संभालेंगे। करेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं सब तरह की, तो वहाँ पर और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसमें हम जो हमारा तो युद्धपोत हैं जी, तो उसमें HADR उनका मेन रोल नहीं है, तो ये तो उनका सेकेंडरी रोल है। बिल्कुल। तो उसमें हमको तैयार करना पड़ता है कि एक जो हमारा शिप में जो राशंस हैं उसको उसी के लिए उनके लिए डिज़ास्टर ब्रिक्स बनाने पड़ते हैं, और तरह तरह की चुनौतियाँ आती हैं, जिस तरह की कि ज़्यादातर पेस्ट इन्फेक्ट आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए उनको मदद करनी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, मेडिकल कैंप्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो सुनामी के बाद जो हुआ था, इसमें भारत ने फर्स्ट एंड लार्जेस्ट असिस्टेंस दिया, कि जब तक दूसरे देश आए, और फिर उस समय हमने किसी और से भी कोई सहायता नहीं ली, सिर्फ भारत ने जो ये किया अपने साथ, अपने बलबूते पर। और ये सर हम 2004 की बात कर रहे हैं। सही आज तो हमारी क्षमता क्या है ये हम जानते हैं, 2004 में जब आप बता रहे हैं, और ये सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से हम सबसे पहले वो थे और हमने किसी की हेल्प लिए बगैर जो सारी हेल्प की और सारी चीज़ों को ठीक किया। सर और भी चुनौतियाँ होती हैं, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें कि जब
क्योंकि इंडियन आर्मी है या फिर इंडियन एयरफोर्स है, तो उनकी जब ट्रेनिंग होती है और भारतीय नौसेना की जो ट्रेनिंग है वो उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता होगा। और जैसे आप बता रहे हैं कि जहाज़ पे रहना काफ़ी समय तक, आसपास सिर्फ पानी पानी आपको दिखता है, तो इंसेक्ट्स की बात करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे समुद्री चीज़ें भी होती होंगी जो परेशान करती होंगी, उससे भी आपको लड़ना है। हाँ, नहीं सही। तो ये तो और अपना ये है कि प्रकृति के साथ लड़ नहीं सकते, हाँ। प्रकृति के साथ ही जीना बहुत अच्छा रहता है। तो समुद्र जब एकदम काम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो लेक की तरह जा रहे हैं उसमें, पर लेकिन जब चक्रवाक या ऐसे कुछ आते हैं और जो वेदर चेंज होता है, तो उसमें अगर उधर सरवाइव करके युद्ध के लिए तैयार रहना, वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। और उसमें जब जहाज बहुत हिलता है और उसमें हम प्रकृति के साथ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसके साथ मिलजुल के किसी तरह ये करना, उससे पार निकलना, तो ये तो अवॉइड करता है। ये जब हम देखते हैं, क्योंकि अगर मैं जैसे आप मुझे बता रहे हैं तो मैं सोच पा रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसे होता होगा, और चक्रवात आ रहा है, आप शिप में हैं, आपको उस वक्त कितना काम रहना है, क्योंकि अगर आप काम नहीं रहेंगे, आप हड़बड़ाएंगे, तो चीज़ें शायद वो प्लान्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। सही। तो आपको कितना काम रहना है ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूर रहना पड़ता है कि शांत रह के। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम वेदर को मॉनिटर करते रहते हैं, और जहाँ पर भी कोई डेवलपिंग सिचुएशन होती है तो उसको मॉनिटर करके फिर हम जहाँ जो चक्रवाक होता है उसमें एक नेविगेबल सेमीसर्कल होता है, तो हम प्रयत्न करते हैं कि हम उस तरफ रहें और उससे दूर रहें। हाँ, पर कभी कभी जहाज को पता नहीं चला या ये नहीं चला, तो उसके कारण वो उसमें फंस गए, तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रकृति आगे तो किसी की नहीं चलती। लेकिन फिर भी ये जो आपने बताया, उस सिचुएशन में काम रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो प्लान्स आपने बनाए हैं या फिर जो आपकी स्ट्रेटेजी है आप टीम की, वो सही दिशा में जाए और सही वर्क करे, वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सर, हम जब नेवी की बात करते हैं तो 3 टर्म्स सामने आते हैं हमारे, ब्लू वाटर नेवी, ब्राउन वाटर, ग्रीन वाटर। तो सर ये इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्या है, ज़रा इसके बारे में आप बताएं। तो ब्लू वाटर नेवी तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अभी भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी है, एक एग्जांपल दे देते हैं, जिसमें जो ऑपरेशंस बहुत दूर तक अपने शोर से ऑपरेशंस कर सकती हैं, और उनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, शिप्स, सबमरीन्स शामिल है, जो ग्लोबल प्रेजेंस रख सकते हैं और बहुत दूर तक अपना जो इफेक्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये, और ब्राउन वाटर नेवी है जो एकदम लिटरल नेवी, मीन्स कोस्ट के पास रहेगी। और उनके पास छोटी बोट्स होंगी, और इसलिए ब्राउन वाटर कहेंगे क्योंकि ब्राउन कलर का पानी रहेगा मिट्टी के सामने, तो इसलिए ये टर्म दिया गया। और ये सब तो यूएस के नेवी ने कॉइन किए थे, क्योंकि जो छोटे छोटे नेवी के लिए है। और अभी उसके बीच में जो होगी वो ग्रीन वाटर नेवी है, जिसकी क्षमता ब्राउन वाटर नेवी से ज़्यादा है, लेकिन ब्लू वाटर से कम है। और लेकिन उसमें तो उस तरह से ग्रीन वाटर नेवी ज़्यादातर नहीं है, पर कुछ एग्जाम्पल दिए जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं ग्रीन वाटर नेवी, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी जहाज नहीं है। हाँ, पर लेकिन उनके जहाज भी दूर दूर जाते हैं, पर ज़्यादा बड़े बड़े ऑपरेशंस में नहीं जाते इस तरह से। ये एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जापान भी ब्लू वाटर नेवी में आया है, अभी आ गया है, क्योंकि उन्होंने भी उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है, ऑपरेशंस वो भी कर रहे हैं। और हमारे इसमें सर एक्सरसाइज भी शामिल होती है कि कहीं बाहर जाके एक्सरसाइज करना किसी और देश के साथ, सही दूर जाके करने में। तो अभी तो बहुत बड़े बड़े इसमें प्रगति हो रही है। जैसे सर आत्मनिर्भर भारत का जिक्र आपने शुरुआत में भी किया, और आत्मनिर्भर भारत को सर अगर हम जोड़ के देखें, आपने शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया, जिन्होंने खुद से एक नौसेना तैयार की, और जो वो चीज़ें जब आप बता रहे थे तो मैं सुन रहा था उस बारे में भी। सर वहाँ से जब हम शुरू करते हैं और आज जब हम आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हैं, खासकर भारतीय नौसेना के लिहाज से, सर कैसे देखते हैं आप इस पूरी जर्नी को और आज का जो वर्तमान स्थिति है? तो बहुत काफ़ी प्रगति की है, और लेकिन और आगे प्रगति करनी तो है ज़रूरी, इसमें तो यह कहूँगा। तो भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण में काफ़ी ध्यान केंद्रित कर चुकी है फिर से। लेकिन अभी तो हमने
शिप्स डिज़ाइन में तो बहुत कार्य किया है। अभी हमें क्या है, वेपन्स और सेंसर्स में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और 2014 से तो जो आत्मनिर्भरता को जो बल मिला है, बल मिला है, बहुत बल मिला है, और एक क्लैरियन कॉल जो दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, तो उसको लेके भारतीय नौसेना ने और भी प्रगति की। और जो इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस के चैलेंजेस जो 2018 से शुरू किए गए भारतीय सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर से मुझे अच्छा मौका मिला जब मैं वाइस चीफ था। हमारी अच्छी एक टीम थी, उनमें से एक ने हमें एक ब्रिलियंट आइडिया दिया था 2022 में कि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए थे। तो हमने ये ऐसे ही डिस्कशन करते हुए हम सोच रहे थे कि अगर आत्मनिर्भरता पे आगे बढ़ना है, इनोवेटिव डिज़ाइंस पे, तो हमें कुछ चीज़ें डिफरेंटली करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर उसी तरह से करते रहे जो पहले करते आ रहे हैं तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। तो अगर कुछ डिफरेंट करना है तो डिफरेंटली करना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा कि अगर 75 चैलेंजेस दिए जाए हमारे इंडस्ट्री को, और एक साल में उन सब चैलेंजेस को इस तरह से इनोवेटिव डिज़ाइंस बना के, भारत में बना के, और भारतीय नौसेना में शामिल किए जाए एक साल में, ये चुनौती थी। तो ये हमने फिर जो प्रस्ताव रखा अपने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से कि प्राइम मिनिस्टर को दिया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया। और उन्होंने हमारे जुलाई 22 में लॉन्च किए 75 चैलेंजेस नौसेना के लिए कि ये हमें, तो हमने फिर पूरा भारत में जो इंडस्ट्री, एमएसएमईज हमारी जो हैं, उनसे कांटेक्ट करके बातचीत की कि ये हमारे ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, तो आप समझोगे कि 75 चैलेंजेस के लिए हमें 1106 प्रपोजल्स आए। इतनी काबिलियत हमारे देश की इंडस्ट्री में है और स्टार्टअप्स में है। तो उन्होंने तो ये 1106 प्रपोजल्स फिर हमने उनको का चयन किया। इनके जो प्रेजेंटेशंस आए थे, कंपनीज थी, एक आईआईटी दिल्ली में एक अलग से ऑफिस सेटअप किया हमने, क्योंकि बाकी जगह पे सिक्योरिटी का बहुत इशू रहता है। और क्योंकि सब प्रपोजल्स को देखना था और जल्दी भी देखना था, और एक साल में पूरा कार्य करना था हमें, तो दिन रात बैठ के हमारी टीम ने उसको चयन किया। और क्योंकि उसमें से कुछ प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन आइडिया इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन किनकी आइडिया अच्छी थी, तरह तरह के थे। वेपन सेंसर्स पे थे, ब्लू ग्रीन लेज़र, अंडर वाटर कम्युनिकेशंस, फिर रिमोटली ऑपरेटेड बॉट्स जो फायर फाइटिंग कर सकते हैं, तरह और बहुत सारी क्षमताएं थी इसके लिए। तो उनमें से फिर हमने वो लगभग 330 शॉर्टलिस्ट किए, और एक साल में 115 विनर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, और उसमें से 40-50 तो अभी इंडक्ट होने वाले हैं। लगभग 1200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो चुके हैं। और कुछ तो 10 से 12 तो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो विश्व में पहली बार आई हैं। तो ये काबिलियत हमारे देश में है। और हमारे नौसेना ने आईडेक्स चैलेंजेस ऑलमोस्ट 200 से अधिक हमारे चैलेंजेस हैं। तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो आत्मनिर्भरता पे, उसको बहुत बढ़ोतरी मिली है। इसी को अभी क्या है कि हमारे देश में इसको आगे और बढ़ाना है। और इसकी जो मान्यता है अभी आगे वो आईडेक्स चैलेंजेस से आगे अदिति स्कीम भी आ गई है, और उसे मिल रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि इसको एक सस्टेन करना है आगे, जिससे कि आगे बढ़कर हमारी जो काबिलियत देश में ही हम टेक्नोलॉजी हो और बनाई भी जाए इधर ही, और हम देश से निर्यात भी कर सकें। सर, एक सवाल मेरा ये कि आईएनएस की जब हम बात करते हैं तो आईएनएस टर्म क्यों लगाते हैं और इसका क्या मीनिंग है? जैसे विक्रांत, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। हाँ, तो जो आईएनएस सो एक शिप या इसको बनाया जाता है क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक इंडियन नेवल शिप है। तो हमारे नौसेना में जो इवन स्टेशंस हैं उनको भी आईएनएस बोलते हैं, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट एयर स्टेशंस के लिए आईएनएएस बोलते हैं, इंडियन नेवल एयर स्टेशन। हाँ, और बाकी को आईएनएस ही बोलते हैं।
जिससे ये कि सभी तरह की शिप्स के आगे लगाया जाता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये नेवल शिप है और मर्चेंट शिप नहीं है। That's right. सर, आपकी करीब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 40 साल की जो आपकी करीब 40 साल की जो सर्विस आपकी रही, इसमें काफ़ी सारी मेमोरीज आपकी होंगी और कुछ आपके सामने भी चैलेंजेस आए होंगे, उसके बारे में आप बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें? हाँ, बहुत ही तो चैलेंजेस आए होंगे 40 साल में। कुछ मेमोरीज आपकी जो अभी तक है? हाँ, तो एक मैं बताऊंगा कि जब मैं कमांडर था तो मैं INS गंगा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, सेकंड इन कमांड। और उस समय फिर उस समय एक जहाज था निरीक्षक, जो है सबमरीन रेस्क्यू वेसल, उसका वो कोचिन में डिप्लॉयड था। और उसको उधर से 3 महीने से कोचिन में ही था। और उधर से आने के लिए उनको जब वो ऑपरेशन में गए थे तो INS विराट पे एक हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला था, सीकिंग हेलीकॉप्टर। तो जब लैंड होते समय उनमें कुछ तकनीकी डिफ़िकल्टी आ गई, उसके कारण वो डिच हो गया हेलीकॉप्टर पानी में, गोवा के पास में। लगभग 70 मीटर डेप्थ थी उधर। और वो पायलट्स तो बच गए उसमें, लेकिन वो हेलीकॉप्टर डूब गया। तो अभी हमें ये था कि उस जहाज़ को बाहर निकालना है। तो निरीक्षक को उधर तैनात किया गया कि वो एक सबमरीन रेस्क्यू, और उनके पास सैचुरेशन डाइविंग की क्षमता रहती है। तो उस शिप को वो पहुंचा उधर, उन्होंने कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कुछ पार्ट्स तो मिल गए, एक टेल रोटर, बट बाकी कुछ नहीं मिला, जहाज़ नहीं मिला। और उसमें कुछ ऑपरेशनल डिफेक्ट्स भी थे शिप में उस समय, लगभग 5 बड़े बड़े डिफेक्ट थे। तो फिर वो शिप को बाहर वापस मुंबई में आना पड़ा वापस, कि वो डिफेक्ट्स रेक्टिफाई करने के लिए। ये लगभग 23 मार्च 2003 की का समय है। तो उस समय जब वो जहाज़ वापस आया मुंबई में, तब मुझे ये बोला गया कि आप इस शिप का कमांड लीजिए और जाइए इस ऑपरेशन के लिए। तो 2 अप्रैल को मुझे कमांड मैंने उसका संभाला। और वो 5 बड़े बड़े ऑपरेशनल डिफेक्ट्स थे, उनको कोशिश की कि उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो जब मिले तो क्रू से मिले, तो उनसे पूछा मैंने कि क्या दिक्कतें हैं आपके पास, चुनौतियाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि हम में से 3 महीने से हम डिप्लॉयड हैं बाहर, तो कोई छुट्टी मिली नहीं है किसी को। तो सबसे ज़्यादा तो मोटिवेशन डाउन है, क्योंकि कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं मिला। तो मैंने सबसे पहले निर्णय लिया कि सबको जिसको छुट्टी चाहिए भेज दिया। अच्छा। उनमें से तो लगभग 90 लोग थे उसमें से 25% तो चले गए, 25 लोग। अच्छा। तो हमने बाकी को बोला कि अभी आगे आप ये हमें ऑपरेशन जाना है, क्योंकि वो जहाज उसको लेना है। तो सबने कहा हम करेंगे ज़रूर। तो हम मिल के फिर वो डिफेक्ट्स रेक्टिफाई करने में टाइम लग रहा था, और कुछ ऑलरेडी 10 दिन हो चुके थे, और वेदर भी होगा। तो फिर वो जितना देर बाद जाओगे तो उतना मिलना आसान नहीं होगा, तो और इतना कठिन होगा। तो हमने कहा चलो हम जाते हैं। 4 तारीख को अप्रैल को हमने सेल किया। पर उस जो क्रू था हमारे पास था, उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सा उनका डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम का जो डिफेक्ट था, जो बाहर के OEM करने के लिए लगभग 10 लाख मांग रहे थे और 2 हफ्ते मांग रहे थे समय। अच्छा, उसको निकालने के लिए? हाँ, उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ओके। इन्होंने खुद रिपेयर कर दिया, हमारे क्रू ने। अच्छा। हाँ, और फिर वो डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम ऑपरेशनल हो गया, जिससे क्या होता है कि एक जहाज समुद्र में एक जगह पे रुक सकता है, पोजीशनल जगह पे। और फिर वो होने के कारण आसान हो जाता है वो डाइवर्स को नीचे भेजने के लिए, क्योंकि वो जहाज पे सैचुरेशन डाइविंग होती है। क्योंकि नॉर्मली हम डाइव कर सकते हैं, हम तैर तो सकते हैं पानी में, क्योंकि इधर हम हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में। जैसे ही पानी में 10 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और बढ़ जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और 10 मीटर जाएंगे तो 3 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो उस समय डाइविंग करना आसान नहीं है, कोई सभी नहीं कर सकते। उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है, और ऊपर से तरह के सेट पहनने पड़ते हैं, और मिक्सचर ऑफ गैसेस लेने पड़ते हैं, जिससे कि आप और इमीडिएटली ऊपर नहीं आ सकते। तो एक चैम्बर में रहना पड़ता है शिप में, और उसके साथ ही वो कार्य कर सकते हैं। तो ये तो 70 मीटर पे था जहाज।
फिर हम गए उधर, एक दिन ढूंढा, नहीं मिला। दूसरे दिन लकीली ऐसे ही कुछ ईश्वर की कृपा है कि डायरेक्शन मुझे लगा कि इस तरफ जाना चाहिए, तो उधर गए तो पूरा का पूरा जहाज़ मिल गया हमें। और फिर जहाज़ मिला तो फिर एक जगह पे हमने उसके ऊपर रख के उस जहाज़ को अपनी क्रेन के साथ पहली बार पूरा सैल्वेज किया और पूरा का पूरा जहाज़ उठा के अपने जहाज़ पे लेके आए। तो वो एक सैल्वेज जो कैपेबिलिटी थी भारतीय नौसेना की, पहली बार उस जहाज़ ने प्रूव की उस समय कि एक पूरा का पूरा जहाज़ मिल गया हमें वापस, इसमें अपने जहाज़ पे लेके आ गए हम। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव था, और वही टीम जो कर नहीं पाई थी वो आगे ये बहुत बड़ा। और ये आपकी बदौलत कि जो लोग इतने समय से छुट्टी पे भी नहीं गए थे वो बूस्टअप आपने किया, और उसके बाद हम ये कर बहुत अच्छी मोटिवेशन, क्योंकि काबिलियत ज़रूर है पर उनको बस दिशा की ज़रूरत है। और उसके बाद उसी जहाज़ ने अगले फिर 6 महीने हमने उनके साथ ये किया कि जो सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटी है, उस समय तक हमने लाइव ट्रांसफ़र कभी नहीं किया था एक सबमरीन से। सबमरीन अभी डिप्लॉय होती है, तो हमारा कर्तव्य है कि उनमें अगर कोई तकनीकी डिफ़िकल्टी आ गई तो उसमें से हमको हमारे सबमरीन जो साथी हैं उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो हमने लाइव ट्रांसफ़र कभी नहीं किया था हमारे, तो हमने ये कोशिश की कि ये करेंगे। तो उस जहाज़ ने ट्रेनिंग करके एक सबमरीन रेस्क्यू बेल है जो अगेन लगभग 50 मीटर पे पहली बार हमने ट्राई की। वो जाके वो सबमरीन पे बैठती है एक हैच पे, और उस हैच पे एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसको कनेक्ट करके फिर उनका सबमरीन का हैच खोला जाता है। सबमरीन का 50 मीटर डेप्थ पे अगर हैच खोला और अगर उसमें वैक्यूम लीक हो गया तो वो तो श्योर डेथ है सबके लिए, वो सबमरीन भी डूब जाएगी। और तो वो एक जोखिम का रिस्की था। तो वो हमने पहली बार उस जहाज़ ने उस समय किया 2004 में। तो भी एक काबिलियत देश के लिए, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में वो एक पहली कैपेबिलिटी थी कि एक सबमरीन रेस्क्यू जो लाइव ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अनुभव था जो मैं आपको बताना आपकी मेमोरीज हैं जो आपके साथ हमेशा हैं। सर, एक मेरा सवाल ये है कि अग्निवीर योजना को लेकर काफ़ी बात होती है, और भारतीय नौसेना में भी जो बैच अभी आए हैं, काफ़ी सारे जो ट्रेनीज़ हैं वो आए हैं, कैसे देखते हैं आप अग्निवीर योजना को लेकर सर? अग्निवीर योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है। और पहले बात तो हमें देखना चाहिए कि भारत में हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और उसका अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये देश मीन्स उनके बलबूते पे हमारा देश और विकसित भारत बनने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे अगले फ्यूचर लीडर्स हैं जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। तो अग्निवीर स्कीम ये है कि जो यंग लोगों को लेके नौसेना, वायुसेना और थल सेना में सम्मिलित करके उनकी ट्रेनिंग करके उनको सिखा के फिर एक तरह जो 25% अभी बोल रहे हैं वो तो एक परसेंटेज है, उसको तो कभी भी बदला जा सकता है या कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है उस पर। तो वो सेना में रहेंगी और आगे जाके उनको दूसरे समाज में जाएंगे और देश की प्रगति भी करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक जो यंग जनरेशन है बहुत ही अच्छी है, टेक्निकल सेवी है, तो वो जल्दी सीखती है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमने तो पहले बैच को देखा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये तो देश के लिए भी अच्छा है, और जो देश के लिए अच्छा है वो हमारे राष्ट्र हित में है, वो सेनाओं के लिए में है, और वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा ही। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि जब आप जैसे सर ऑफिसर से बात करने का मौका मिलता है और ख़ासकर भारतीय नौसेना के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो सर उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हम भी कभी किसी शिप में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर क्या है? क्या आम सिविलियन जा सकता है? कैसे कुछ? ज़रूर। शिप इज़ ओपन टू विजिटर्स होते हैं, शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट सभी हैं। और जब अभी नौसेना दिवस है 4 दिसंबर को, तो उस समय तो खासकर
हमारे तीनों मेन जो स्टेशंस हैं, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोचिन, और इवन पोर्ट ब्लेयर, और दूसरे स्टेशन छोटे छोटे भी हैं, चेन्नई, पोरबंदर, तो वहाँ पर भी शिप्स ओपन होते हैं विजिटर्स के लिए, तब जा सकते हैं। और अगर बीच में भी अगर जाना है तो रविवार और शनिवार को जब समय होता है उस समय विज़िट कर सकते हैं, विजिटिंग की टाइमिंग होती है, तो ये ज़रूर दिखा सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, नेवी ने एक इंस्टेप प्रोग्राम बनाया हुआ है, इंडियन नेवल स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें जो ग्रेजुएट्स हैं इंजीनियरिंग और साइंस के ग्रेजुएट्स, अगर उनको इंटर्नशिप के लिए 5 महीने के लिए नेवी के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा। और जिससे कि उनको सीखने को मिलेगा कि क्या नेवी में है और किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, और उस पर वो कार्य कर सकते हैं। तो ये हमने अभी 3-4 साल से शुरू किया है नेवी में, जिससे कि ये तो हमारे ये नौसेना तो हमारे देश की नौसेना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं और आपकी बेहद इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में सुन रहे हैं, ये सुनेंगे। उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त सपना देख रहे हैं भारतीय नौसेना में जाने का? और वो मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, मेरा ये भी सवाल रहेगा कि आपने जब पहली बार वो यूनिफॉर्म पहनी तो क्या आपके जहन में आया, क्या दिमाग में आया, और वो एक्सपीरियंस भी आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप जो हमारे ऑडियंस हैं, जो खासकर स्टूडेंट्स हैं और ये सपना देख रहे हैं कि भारतीय नौसेना में जाना है और वो सपना देख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत ही कहना चाहूँगा कि नौसेना की जो सर्विस है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एडवेंचरस सर्विस है। तो इसमें आप ज़रूर अगर जाना चाहेंगे तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई सर्विस नहीं है, मैं तो यह कहूँगा, क्योंकि मुझे इसका बहुत ही अच्छा अनुभव है। और इसमें आपको ना ही देश के बारे में, पूरे विदेश के बारे में, क्योंकि हमारी थिंकिंग भी ग्लोबल होती है और कार्य भी हम ऐसे बड़े बड़े कर सकते हैं और देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टेक्निकल और सब तरह के जो अनुभव मिलते हैं वो बहुत ही अद्वितीय मैं समझूंगा। तो ये होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर राष्ट्र हित में कर रहे हो तो वो कहीं कभी भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और सही तरीक़े से अगर राष्ट्र हित और राष्ट्र सर्वोपरि है और उस तरह से आप कार्य करोगे तो किसी भी दिशा में जाओगे तो अच्छा है। नौसेना तो एक बहुत अच्छा एक माध्यम है जो इसको आपको ये आप मौका सफल देगा। हो गए होगे, सफल तो जरूर है आप, और विजय और सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा फिर। और मुझे तो गर्व है कि मैं नौसेना में रहा और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कुछ कार्य करने के लिए तो तैयार रहते हैं। और जब मैंने नौसेना की जो सफ़ेद वर्दी पहली बार पहनी तो बहुत गर्व महसूस हुआ, और अभी भी उस वर्दी को देख के बहुत गर्व महसूस करता हूँ। तो ये शान से है कि हम हमेशा तैयार हैं कि देश की सेवा के लिए। सर, भारतीय नौसेना में 36वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में कार्यरत रहे हैं। इसी के साथ आप इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑपरेशन और ट्रेनिंग के डिप्टी चीफ के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यही नहीं, आप डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस और इसी के साथ ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर भी रहे हैं। आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मानों के साथ सम्मानित भी किया गया है। एक बार फिर स्वागत करता हूं सर मैं आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इधर आमंत्रित किया। सर, इतनी लंबी सेवाएं देने के बाद भारतीय नौसेना में करीब 40 साल अपने सेवाएं दी। रिटायरमेंट के बाद सर क्या चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है? लगभग 40 साल तो मैंने सेवा की है नौसेना में। तो अभी यही है कि देश और राष्ट्र हित के लिए और क्या कार्य कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं पहली बात तो उसके बाद एक हाई लेवल DRDO रिव्यू कमेटी बनी थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं सदस्य था जी। तो वो उसकी रिपोर्ट हमने अभी सबमिट की है जी। तो वो यही था कि एक नेशनल डिफेंस R&D इकोसिस्टम बनाया जाए
और उसके लिए ये रिपोर्ट सबमिट की गई। जी। तो वो एक कार्य हुआ। उसके बाद अभी तो हम स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और कई कई थिंक टैंक्स में, जहाँ पर भी मुझे बुलाया जाता है और इस चर्चा पे रहते हैं कि किस तरह देश के लिए या राष्ट्र हित के लिए और कार्यक्रम करके नेशन बिल्डिंग में कोई कार्य किया अपना योगदान दे सकें। दे सकते। सर, आपके सफ़र के बारे में, हम जर्नी के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बेहद इंस्पायरिंग जर्नी आपकी रही है। करीब 40 साल आपने सेवाएं दी भारतीय नौसेना में। और क्योंकि जब हम भारतीय नौसेना के इतिहास की बात करते हैं तो एक लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, बेहद गौरवशाली इतिहास है। जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एनडीए से रहे हैं, तो कैसा वो सफ़र रहा? शुरुआत में बचपन में आपने सपना देखा था कि एनडीए में जाकर मुझे भारतीय नौसेना में जाना है? क्योंकि मुझे जितना आपके बारे में पता है कि आपके जो फादर हैं वो आपके जो फादर थे वो एयरफोर्स में रहे हैं, लेकिन क्योंकि घर में माहौल एयरफोर्स वाला और आप भारतीय नौसेना में आए, तो वो कैसे हुआ सर? मैं पिताजी तो एयरफोर्स में थे जी। तो एयरफोर्स की थोड़ी बहुत तो जानकारी थी जी। नौसेना की ज़्यादा जानकारी नहीं थी जी। लेकिन मैं छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे प्रेरित हुआ था, क्योंकि उनकी जब सुना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले समुद्री सुरक्षा और तट सुरक्षा के लिए एक नौदल का निर्माण किया। उससे पहले भी हमारे देश की मैरीटाइम ट्रेड वगैरह तो था चोला के समय, चोला राज्य के समय, लेकिन इस समय ये बहुत ज़रूरी उन्होंने महसूस किया कि जो समुद्री व्यापार हो रहा है उनकी सुरक्षा के लिए एक सेना का निर्माण किया जाए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारतीय नौसेना के जनक हैं। और उससे थोड़ा प्रेरित था कि ये, इसलिए मैंने नौसेना के लिए अपना ऑप्शन दिया। तो मुझे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो उसमें देना पड़ता है। अच्छा। और पहले ही देना पड़ता है ज्वाइन करने से पहले। और उससे ही फिर जब मेरिट मिलती है तो उसमें हमें सीट मिलती है। क्योंकि लगभग उस समय 330 कैडेट सिलेक्ट होते थे, उसमें सिर्फ 33 सीट नेवी के लिए थी। और बाकी सब ज़्यादातर आर्मी और एयरफोर्स के लिए ज़्यादा थे। तो इसलिए तो उस समय मैं तो यही समझता हूँ कि अच्छा निर्णय लिया मैंने, क्योंकि नौसेना के लिए दिया। और जब ज्वाइन किया तो पता चला ये बहुत ही अच्छी सेना मीन्स ये सेवा और देश के लिए और विदेश पूरे विश्व के लिए कार्य कर सकते हैं। सर, स्ट्रिक्ट माहौल रहता होगा, क्योंकि फादर एयरफोर्स में, और घर का वो माहौल की स्ट्रिक्ट वाला जो हम सुनते आए हैं, जो आम लोग सुनते आए हैं, ऐसा ही माहौल था? तो मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट नहीं, अनुशासन था ज़्यादा। और डिसिप्लिन था। और वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसके कारण हमें सेना में सेवा करने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक तरह से दिनचर्या बहुत नियमित प्रकार से चलती थी। बिल्कुल। और उसी तरह मैं स्कूल पहले तो केंद्रीय विद्यालय में सीखा, फिर उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसमें जो बेंगलोर मिलिट्री स्कूल थे, अच्छा, उसमें ज्वाइन किया था 5वीं कक्षा से। आपकी केंद्रीय विद्यालय से हुई। अच्छा। अम्बाला और आगरा में जी, और फिर बेंगलोर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। मतलब जैसे फादर का ट्रांसफर और उस तरह से था। लेकिन ये एक बोर्डिंग स्कूल था, तो पिताजी ने हमें ये प्रेरित किया था कि इस एक परीक्षा दो चौथी के बाद, और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सिलेक्ट होके इस स्कूल में गए। अच्छा। तो ये आपकी जर्नी रही है। मैंने ये भी देखा है कि आपके जो बेटे हैं उन्हें चेस वगैरह खेलना पसंद है, और वो खेलते भी हैं। उनके बारे में आप कुछ बता रहे थे अभी। हाँ जी। नहीं, मेरा बेटा है परम, और वो चेस खेलने में बहुत माहिर है। और ज़्यादातर तो उसने उसका कोविड के समय और ज़्यादा अच्छी तरह से सीख लिया। अच्छा। और ये अच्छी बात है। तो अभी वो काफ़ी टूर्नामेंट्स में भी खेलता है। आप भी खेलते हैं सर उनके साथ? पहले तो मैंने उसको सिखाया था। अच्छा। और अच्छी तरह से खेलने में अभी टाइम मिल पाता है? अभी टाइम थोड़ा मिलता है, तो कभी खेलते नहीं, तो ज़्यादातर समय इतना नहीं दे पाते हम। चलिए, उनके भी कुछ सपने हैं इंडियन नेवी या फिर? हाँ, अभी तो हैं, वो 11वीं कक्षा में है। तो यही है कि सोच रहा है कि एनडीए ज्वाइन करेगा। एनडीए नहीं तो कोई और मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ चीज़ें इस पॉडकास्ट से, बातचीत के जरिए जानने को मिली होगी कि भारतीय नौसेना के बारे में सर हम हमारे जो दर्शक हैं या फिर हम भी हैं जानना बहुत कुछ चाहते हैं, बेहद दिलचस्पी रखते हैं कि हम जानें, क्योंकि हम एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, हम थल सेना के बारे में जानते हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के बारे में जानना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं समझ आ पाती हैं। सर आपके ज़रिए हमारे दर्शकों को और हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला है कि कैसे भारतीय सेना जो है उसने किस तरीके से अपने आप को बढ़ाया, अपनी ताकत को बढ़ाया, अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, और आज भारतीय नौसेना क्या है और आने वाले भविष्य जो है बहुत अच्छा है भारतीय नौसेना का। आपके लीडरशिप में सर भारतीय नौसेना ने और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो और भी रैंक्स के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, ये हम जानते हैं। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।